हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा आपको गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हम किस प्रकार करते हैं, उसका व्यंजक हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार, माना कि एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार ये रहा दोस्तों, ये प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत लंबाई का। अब इसका दोस्तों ये रेखीय आवेशित चालक तार का कोई भाग मान लिया हमने ए बी, ठीक है, चालक तार का भाग है ए बी। अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दोस्तों देखो, ए बिंदु के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ये मान लिया, ठीक है। बी बिंदु के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ई भी मान लिया। दोस्तों, सेम टू सेम जैसे हमने निरक्ष के लिए डेरिवेशन करी थी ना, विद्युत द्विध्रुव कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना, सेम टू सेम लगभग उस जैसी है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर माना कि ये किसी भी एंगल पर थीटा एंगल पर आया, ये भी थीटा एंगल पर आया, तो यहाँ इसको रेखा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कोण भी थीटा रहेगा और ये कोण भी थीटा रहेगा। क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहे, तो दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहे तो परिणामी निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, दिशा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो दोनों की अलग अलग, तो परिणामी जो दिशा प्राप्त होगी उसके लिए हमें इसके खंड करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे, सदिश घटक करने पड़ेंगे। तो यहाँ दोस्तों ईबी के घटक करने पड़ेंगे और ईए के घटक करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सिखा रखा है, यदि कोई भी सदिश राशि, माना कि ये ए सदिश है और ये इसके साथ इस एंगल के साथ या इस घटक के साथ थीटा का कोण बना रहा है, जिसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है वो घटक होता है कॉस, ए कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं बना रहा वो होता है साइन थीटा। तो ये सीधा सा है। हाँ, तो अब दोस्तों हम ऐसे ही इसमें घटक निकालेंगे। देखो यहाँ ये इसके साथ ईबी, इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये हो जाएगा ईबी कॉस थीटा, क्षैतिज घटक इसका। ईए भी इसके साथ ही थीटा बना रहा है, तो ये हो जाएगा ईए कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके ऊर्ध्वाधर घटक, ये तो हो गए क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं लंबवत, तो ये हो जाएंगे इसके ऊर्ध्वाधर घटक। देखो ऊर्ध्वाधर घटक के साथ थीटा नहीं बना रहा, तो ये तो हो जाएगा ईबी साइन थीटा और ये हो जाएगा ईए साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। ये एक डायग्राम बन गया। अब इससे हमें देखो दिशा किस प्रकार निकलेगी। यहां देखो दोस्तों, जो हमें ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त हो रहे हैं, जो हमें ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त हुए विद्युत क्षेत्र के ईबी और ईए, ईबी साइन थीटा, ईए साइन थीटा, मतलब परिमाण में तो समान है, परिमाण में समान है और विपरीत दिशा में प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इस कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो जो टोटल विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा केवल और केवल क्षैतिज घटकों से प्राप्त होगा। क्यों होगा? ये एक ही दिशा में, तो क्षैतिज घटकों का जो विद्युत क्षेत्र है वो ये तार के क्या कौन सी दिशा में प्राप्त हुआ है दोस्तों? तार के लंबवत। तो अतः जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा हमें होगा तार के लंबवत दिशा में। और किसके कारण प्राप्त होगा? केवल और केवल क्षैतिज घटकों के कारण। तो ये डायग्राम तो केवल दिशा के लिए था। हम इसको बना सकते हैं, एक अनंत लंबाई के रैखिक आवेशित चालक तार का भाग ए बी है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्रों के घटक करते हैं, जिसमें ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत प्राप्त होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करते हैं, तथा विद्युत क्षेत्र कुल विद्युत क्षेत्र उसके क्षैतिज घटकों से प्राप्त होगा। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होगी। तो ये तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना सा आप बनाओगे और इसके बारे में लिख दोगे। अब डेरिवेशन के लिए दोस्तों अलग से चित्र बनेगा, ये आप ध्यान में रखना। बहुत अच्छा डेरिवेशन है दोस्तों, ज्यादातर पेपर में पूछी जाती है, इसलिए आप ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा आसान तरीके से आपको बताऊंगा।
तो ये दोस्तों ये जो चालक तार का भाग ए बी था मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसकी लंबाई वही एल और इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों गाउस के नियम से कर रहे हैं हम, तो गाउस के नियम में एक है किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ के लिए, तो हम इसमें हल करने के लिए एक बंद काल्पनिक पृष्ठ कल्पना करते हैं। तो इसमें हमने एक इसको बंद बेलनाकार पृष्ठ में माना है, हमने जो गाउसीय पृष्ठ मानी है यहाँ पर बंद बेलनाकार पृष्ठ मानी है। तो दोस्तों ये हो गया। अब बेलनाकार पृष्ठ मानी है, तो अब देखो दोस्तों बेलन पर जो एरिया बने, जो भी हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसके लिए क्षेत्रफल, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल 3 पृष्ठों पर निकलेगा, एक तो ये पृष्ठ, एक इसकी ये वक्र पृष्ठ और एक ऊपर वाली पृष्ठ। तो दोस्तों इसका नाम तो दे दिया मैंने S1 पृष्ठ, इसका नाम दे दिया S2 पृष्ठ और इसका नाम दे दिया दोस्तों S3 पृष्ठ। तो देखो दोस्तों तीनों में विद्युत क्षेत्र की दिशा तो तार के लंबवत होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो तार के लंबवत है, तो इधर होगी। क्षेत्रफल की दिशा आपको पता होगा दोस्तों क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत, जो सतह है उसके लंबवत होती है। तो देखो दोस्तों इसकी सतह नीचे है तो इसके लंबवत ये हो जाएगी डीए की दिशा, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ इसके लंबवत तो ये ही डीए की दिशा है और यहाँ पर दोस्तों डीए की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। बस ये बन गया अपना डायग्राम। अब दोस्तों हमें निकालना है विद्युत फ्लक्स तीनों पृष्ठों के लिए, S1 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए, S3 पृष्ठ के लिए। अतः इस कुल जो आकृति है इससे कुल पारित विद्युत फ्लक्स, तो देखो दोस्तों फाई बराबर क्या होगा, 3 पृष्ठ है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ध्यान से समझना दोस्तों। अब यहां दोस्तों ये हो जाएगा फाई 1 के लिए S1 दे दिया E डॉट डी ए, फॉर्मूला होता है E डॉट डी ए। फाई 2 के लिए पृष्ठ S2 वही E डॉट डी ए, फाई 3 के लिए S3 E डॉट डी ए, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से समझना दोस्तों, मैं आपको क्लियर पूरे सब कुछ समझा रहा हूं। सतह S1 के लिए देखो दोस्तों S1 के लिए E विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत है। देखो विद्युत क्षेत्र इधर है, क्षेत्रफल सदिश इधर है, तो E लंबवत है DA के, अर्थात जो थीटा की वैल्यू होगी वो है दोस्तों 90 डिग्री। सेम टू सेम दोस्तों सतह S2 के लिए निकालेंगे हम। अब S2 है, इसमें दोनों एक ही तरफ है, तो E समांतर है DA के, वही अर्थात थीटा की वैल्यू होगी 0, जब दोनों एक ही दिशा में तो थीटा होता है 0। S3 के लिए तो सतह S3 के लिए हो जाएगा दोस्तों E लंबवत है देखो DA के, तो अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये हमें क्यों निकाले, क्योंकि अब काम पड़ेगा दोस्तों। देखो फाई बराबर S1 के लिए EDA cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, S2 के लिए EDA cos 0, S3 के लिए EDA cos 90। दोस्तों आपको पता होगा cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो S1 पृष्ठ और S3 पृष्ठ का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 हो जाएगा और हमें जो कुल विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा वो होगा दोस्तों S2 सतह से, तो ये हो जाएगा दोस्तों EDA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 S2 के कारण। तो यहां दोस्तों ये हो जाएगा फाई बराबर E डॉट डी ए। डीए क्या है, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल देखो दोस्तों हमने क्या लिया, बेलनाकार पृष्ठ, और बेलनाकार पृष्ठ में आपको पता होगा दोस्तों
ये होती है बेलनाकार आकृति। अब आपको मैं बता देता हूं, वैसे 10th क्लास में था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो तीनों सतह ली जाती है, ये और ये। लेकिन दोस्तों जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें ये ऊपर वाला गोलाकार भाग और नीचे वाला गोलाकार भाग ये नहीं लिया जाता, केवल और केवल ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिया जाता है। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय, क्योंकि हमें यहाँ S2 सतह केवल और केवल वक्र पृष्ठीय है, ये दोनों सतह नहीं लेनी। तो इसका जो क्षेत्रफल था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2πRh। 2πRh h उसकी हाइट होती है, तो यहाँ दोस्तों हमारी हाइट है जो तार की लंबाई थी वो L है, तो हम लेंगे दोस्तों इंटू 2πRL। h नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर लंबाई L है। बस ये समीकरण 1। अब गाउस के नियम से ठीक है दोस्तों, गाउस का नियम होता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। होता तो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट है, लेकिन हम यहाँ Q ले रहे हैं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 1 व 2 की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा E इंटू 2πRL बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो दोस्तों E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नोड। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं आपको यहां देखो दोस्तों 2π एप्सिलॉन नोड है, यदि मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 4π एप्सिलॉन नोड, जो हमारे लिए k प्राप्त हो जाएगा। तो मैं ऊपर नीचे इसको 2 से गुना कर रहा हूं, तो 2 से गुना किया तो देखो दोस्तों ऊपर तो हो जाएगा 2q और नीचे हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नोड RL। चाहो तो आप इधर लिख सकते हो 2 से अंश व हर को गुना करने पर, अंश व हर को गुना करने पर, ठीक है। हाँ, तो अब देखो दोस्तों एक और बन जाएगा, ये बन गया अपना 2kq अपॉन RL। अब दोस्तों आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था Q अपॉन L। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाते हैं। रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ Q अपॉन L आ गया ना ये, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों लैम्डा 2k लैम्डा अपॉन R। तो ये दोस्तों लैम्डा यहाँ पर क्या है रेखीय आवेश घनत्व। तो ये दोस्तों इसकी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र हमारा प्राप्त होता है दोस्तों 2k लैम्डा अपॉन R। अब दोस्तों यहाँ आप लिख सकते हो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। एंड आपसे पूछा जाए E व R के मध्य वक्र, दोस्तों मैंने बहुत आसान बता रखा है वक्रों का सिस्टम, तो बस आपको रिलेशन देखना है E और R के मध्य रिलेशन क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। तो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, तो दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती के लिए एक ही ग्राफ बना रखा है मैंने, इधर E है इधर R है, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ये रहा दोस्तों आयताकार अति परवलय है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी डेरिवेशन थी और मुझे आशा है कि दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। दोस्तों समझ में आए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।